नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सिविल बडी में। और मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। राजस्थान जी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ RSM SSB जेई का जो हमारा ये जो नई सीरीज़ है ये आज स्टार्ट हो रही है। और इस सीरीज़ का हमारा जो लेक्चर नंबर ये है फर्स्ट, यानी कि आज हमारा पहला लेक्चर है। ये जो कोर्स है इसमें हम क्या करने वाले हैं, यानी कि जो वीडियो सीरीज़ में इसमें हम क्या करेंगे, इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं RSM SSB जेई के। ओनली और ओनली सिर्फ जेई के ही करेंगे, ठीक है। और ये कौन कौन से पेपर्स होंगे आपके 2016 में जो WRD का पेपर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर दो पेपर हुए थे, एक तो डिप्लोमा का हुआ था और उसके अलावा एक हुआ था डिग्री का, ठीक है ना। अब डिप्लोमा में भी दो पेपर थे, डिग्री में भी दो पेपर थे, मतलब टोटल 4 पेपर तो ये हैं। उसके अलावा इससे पहले WRD 13 में वैकेंसी आई थी, एक PhD की वैकेंसी आई थी 15 में। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे पेपर्स हैं, इन सभी पेपर्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे विद सॉल्यूशन, ठीक है। मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ मैं बताने की कोशिश करूँगा। इसके अलावा क्या होगा कि अगर ये वीडियो सीरीज़ हमारी कामयाब रहती है तो उसके बाद में एक और वीडियो सीरीज़ आएगी जिसमें हम क्या करेंगे, उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, PYQs होंगे, लेकिन उसमें PYQs होंगे किसके, RSM SSB के। अब आप बोलोगे फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है कि RSM SSB में वो सारे पेपर्स आएंगे जो कि जेई के अलावा भी हैं। जेई के अलावा कैसे, जैसे पटवार का है, ठीक है ना, पटवार का आपका पेपर होता है, ग्राम सेवक का पेपर होता है, ठीक है। इसके अलावा LDC का पेपर होता है। तो सारे के सारे क्वेश्चन हैं, उनका भी कलेक्शन हम करेंगे अगर ये सीरीज़ कामयाब रहती है तो, ठीक है। और बाकी ये जो सीरीज़ है फिलहाल ये आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि इससे आपको आइडिया लगेगा कि क्या लेवल है क्वेश्चन का और किस तरह से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति कहां से प्राप्त हुई, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है WRD 2016 का, ठीक है ना, और कौन सा, डिग्री का पेपर है ये, ठीक है ना। डिग्री WRD 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपके पास 4 ऑप्शन, नौह, मथुरा, रंग महल और नंद, ठीक है ना, रंग महल। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन है। जो करेक्ट आंसर है इसका वो है नौह। जो नौह है उस नौह से प्राप्त हुई थी जाख बाबा की विशालकाय मूर्ति। अब देखो यहाँ पे, अब ये तो समझ में आ गया कि नौह आंसर है, लेकिन अब इससे रिलेटेड ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आया कहाँ से। सिर्फ अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हो, आप पहली बार राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, तो नहीं पता चलेगा ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, इतिहास का है, ठीक है ना, या ज्योग्राफी से रिलेटेड है, या किसी पुरानी सभ्यता से रिलेटेड है। क्योंकि अलग अलग सभ्यताएं हुई थी, आपको पता हो तो सिविलाइजेशन में अलग अलग सभ्यताएं हैं, जैसे आर्य सभ्यता वगैरह है, ठीक है ना। किस चीज़ का ये क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आएगा, तो उससे रिलेटेड मैं आपको बैकग्राउंड भी बताऊंगा, और जो चीज़ें मुझे आती होंगी, जो मुझे लगता होगा कि हाँ ये चीज़ आपको बतानी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड देखो, आपको याद रखना है कि सबसे पहले तो ये देखो कि जो नौह है, ये नौह है कहाँ, ठीक है ना। तो नौह जो है ये भरतपुर में है। कहाँ है, भरतपुर में एक जगह है नौह, ये है भरतपुर में स्थित है। और ये भरतपुर में जो नौह है, यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर खुदाई हुई थी, ठीक है। यहाँ खुदाई के दौरान क्या है, एक 8 फीट की मूर्ति मिली थी। कितने फीट की, 8 फीट की मूर्ति मिली थी। ये किसकी मूर्ति थी भैया, ये मूर्ति थी भैया यक्ष की। किसकी मूर्ति थी, यक्ष की थी। यक्ष की एक 8 फीट की मूर्ति मिली थी, कहाँ से, भरतपुर से। भरतपुर कहाँ है, नौह में, ठीक है ना, सॉरी। नौह कहाँ है, भरतपुर में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, ये जो यक्ष की मूर्ति मिली थी, इस यक्ष की मूर्ति को ही क्या बोलते हैं, जाख बाबा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाख बाबा। और जाख बाबा के नाम से इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो आप ये ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जाख बाबा कौन है, तो भाई जाख बाबा जो यक्ष की मूर्ति थी उन्हीं को जाख बाबा बोलते हैं। ये विशालकाय मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी, नौह से। नौह की जब खुदाई हुई थी तो वहां से ये प्राप्त हुई थी, और नौह कहाँ है, भरतपुर में है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा देखो एक यहाँ पर ऑप्शन है सी। अब बात कर लेते हैं रंग महल की। देखो, पहली बात तो ये कि रंग महल जो है ये क्या है, तो ये पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर भी रंग महल पे भी खुदाई हुई थी, और यहाँ से भी खूब सारी ऐसी चीज़ें थी जिनके बारे में जानकारी मिली, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी। तो पहली बात, रंग महल है कहाँ पे, तो भाई ये है हनुमानगढ़ में। कहाँ है, हनुमानगढ़ में स्थित है रंग महल। अच्छा, अब रंग महल फेमस क्यों है, क्यों हम पढ़ रहे हैं रंग महल, है ना। तो रंग महल के बारे में ध्यान रखना कि हनुमानगढ़ में स्थित है, और ये इसलिए फेमस है क्योंकि ये बहुत पुराना पुरातात्विक स्थल है, और ऐसा पुरातात्विक स्थल है जहाँ की जो खुदाई हुई थी, ठीक है ना, उस खुदाई को किसने करवाया था, उसको करवाया था स्वीडन ने। किसने करवाया था, स्वीडन ने। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रंग महल की जो खुदाई थी किसने करवाई थी, किसने करवाई थी, दूसरे देश ने करवाई। कौन सा देश था, स्वीडन था। और यहाँ की जो शैली है, यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर गांधार शैली मिली थी। कौन सी शैली मिली थी, गांधार शैली के अवशेष मिले थे यहाँ पर,
कौन सी शैली के? गांधार शैली के अवशेष प्राप्त हुए थे, ये ध्यान रखना। दो चीजें याद रखनी है, एक तो स्वीडन और एक गांधार शैली। और आप याद रख सकते हो तो ये भी याद रखना कि रंगमहल कहाँ है? हनुमानगढ़ में स्थित है। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, तोप ढालने का कारखाना राजस्थान के किस दुर्ग में स्थित है? तो भाई ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर तोप बनाई जाती थी? तो आपके पास में 4 ऑप्शन है और करेक्ट आंसर है इसका जयगढ़। जयगढ़ जो है यहाँ पर तोप ढालने का कारखाना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि तोप ढालने का कारखाना कहाँ था? तो ये जयगढ़ में है। ठीक है, तो जयगढ़ से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट भी याद रखने हैं। जैसे आपसे एग्जाम में पूछा गया कि जयगढ़ जो है, इस जयगढ़ का निर्माण किसने करवाया? तो ध्यान रखना, निर्माण से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में दुर्गों के। तो इसका निर्माण जो है वो जयसिंह सेकंड ने करवाया था। जयसिंह द्वितीय थे, उन्होंने करवाया था। भैया कब करवाया था? भैया इसका निर्माण 1726 ईस्वी में करवाया था। कब? 1726 ईस्वी में। भाई क्यों करवाया था? भाई इसलिए करवाया था ताकि जो आमेर है उस आमेर की क्या की जा सके? पूरी तरह से रक्षा की जा सके, या सुरक्षा के लिहाज से इसका निर्माण कराया था। किसने? जयसिंह द्वितीय ने। कब कराया? 1726 में। ठीक है, जयगढ़ कहाँ है? जयपुर जो है उस जयपुर के जस्ट पास में ही एक बहुत बड़ी पहाड़ी है, यानी कि अरावली पर्वत श्रृंखला है। उस अरावली पर्वत श्रृंखला पर एक ऊंची चोटी है। और ध्यान रखना इस चोटी का नाम क्या? क्योंकि चोटी का नाम पूछ लेते हैं। तो भाई इस चोटी को बोला जाता है चील का टीला। चील का टीला कहा जाता है इसको। किसका टीला? चील का टीला। ईगल पीक भी बोलते हैं इसको ना। तो चील का जो टीला है, उस चील के टीले पर क्या बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग बना हुआ है, जिसका निर्माण जयसिंह द्वितीय ने करवाया था 1726 में। क्यों करवाया? क्योंकि आमेर की सुरक्षा की जा सके। और साथ ही साथ में जयगढ़ में क्या है? एक स्पेशल तोप है। ठीक है ना, स्पेशल तोप है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है जय बाण। ये जो जय बाण तोप है ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इसकी स्पेशल बात एक ये भी है कि इसका जो वजन है वो लगभग 50 टन है। और ध्यान रखना जय बाण तोप की एक खास बात और भी है कि जब जय बाण तोप को जब ट्राई किया गया था, एक बार चला के देखा था, तो इसका जो गोला है वो चाकसू जो है उस चाकसू के पास में जाके गिरा था। और जहां गिरा था वहां पर क्या है? एक तालाब बन गया था। क्या बन गया था? एक तालाब बन गया था। ठीक है ना। और वो जो गोला था उसको बनाने के लिए कितने बारूद की आवश्यकता पड़ी थी? लगभग 100 किलोग्राम आपको गन पाउडर की आवश्यकता पड़ी थी। तो ध्यान रखना ये कुछ छोटे मोटे पॉइंट हैं जो आपको जयगढ़ से रिलेटेड आपको याद रखने हैं। ठीक है ना, 50 टन का लगभग इसका वजन है। और इसके अलावा देखो यहाँ पे एक ऑप्शन में लिखा हुआ है लोहागढ़। तो भाई लोहागढ़ कहाँ पे है? ठीक है ना, वैसे तो आप देखो चारों के चारों जो दुर्ग हैं इनसे रिलेटेड हमको सारी जानकारी होनी चाहिए, लेकिन अभी फिलहाल हम सब क्वेश्चन कर रहे हैं तो रिलेवेंट हल्की फुल्की जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको पूरा मिलेगा। तो जयगढ़ कहाँ पे ये ध्यान रखना, जयगढ़ कहाँ पे ध्यान रखना, लोहागढ़ कहाँ पे है? भाई लोहागढ़ जो है ये भरतपुर का दुर्ग है। कहाँ है? भरतपुर का दुर्ग है लोहागढ़। अच्छा, नाहरगढ़ भी जयपुर में ही है। और जूनागढ़ कहाँ है? भाई जूनागढ़ जो है वो बीकानेर का किला है। कहाँ का किला है भाई? ये बीकानेर का किला है। तो आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए जूनागढ़ कहाँ है, तो भाई ये बीकानेर का किला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बिंदौरी कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है? भाई जो बिंदौरी है ये एक लोक नृत्य है, तो कहाँ का फेमस है? कौन जगह का? किशनगढ़ का है, जयपुर का है, जोधपुर का है या झालावाड़ का है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है झालावाड़। झालावाड़ का जो बिंदौरी नृत्य है ये बहुत फेमस है। ठीक है, बिंदौरी नृत्य से आप एक चीज़ और याद रख सकते हो, एक तो ये याद रखना है कि झालावाड़ का जो फेमस नृत्य है वो कौन सा है? बिंदौरी नृत्य है। आपसे एग्जाम पूछ ले कब किया जा सकता है, तो ये जो है या तो विवाह के समय किया जाएगा या आपके जो होली आती है, होली का त्यौहार होता है उस समय पर किया जाता है। ज़्यादातर कौन करते हैं? पुरुष करते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा आपसे ये भी ध्यान रखना कि जो नृत्य है ये नृत्य किस शैली का है? ये गैर शैली का नृत्य है। अब आप क्या है कि जब नृत्य पढ़ोगे डिटेल में तब आपको समझ में आएगा गैर नृत्य, गवरी नृत्य, ढोल नृत्य, चंग नृत्य और पता नहीं अग्नि नृत्य, बहुत सारे नृत्य हैं। ठीक है ना, तो अलग अलग जनजाति के हिसाब से, जगह के हिसाब से अलग अलग भागों में इसको बांटा गया है। ठीक है, तो वो भी हम पढ़ेंगे जब डिटेल में बात होगी। अभी हल्का हल्का आपको मैं आइडिया दे रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट जो सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। कोसिया क्या है? पचपदरा का नमक है, राजस्व कर का नाम है, दूरी मापने का कोई इकाई है या आभूषण का नाम है? तो कोसिया जो है ये पचपदरा का एक नमक है, इसको बोला जाता है कोसिया। ठीक है ना, तो कोसिया जो है पचपदरा का नमक है। इससे रिलेटेड आपको क्या करना है, कुछ जानकारी है वो आपको याद रखनी है। जैसे कि जो पचपदरा जो है ये जो झील है ये कहाँ पर स्थित है? ठीक है ना, और ये कैसे पानी की झील है? तो भाई पचपदरा जो झील है ये खारे पानी की झील है। ध्यान रखना कहाँ स्थित है? बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन से तहसील में? बालोतरा तहसील में। अच्छा, गांव कौन सा है भैया? गांव पचपदरा है। तो पचपदरा गांव का नाम है, तहसील का नाम बालोतरा है, और जो जिला है वो जिला कौन सा है? बाड़मेर, और राज्य कौन सा है? राजस्थान। कैसी झील है? खारे पानी की झील है। ठीक है, तो ये सारी चीजें ही आपको इससे रिलेवेंट याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
पूर्वी राजस्थान जो कि 25 मार्च 1948 को जिसका गठन हुआ था, का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन आपके पास में एनवी गॉडगिल, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल या शोभाराम कुमावत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एनवी गॉडगिल। एनवी गॉडगिल जो थे इसके उद्घाटनकर्ता थे। क्या हुआ था कि जब आपके पूरे राजस्थान में अलग अलग तरह से पूरे राजस्थान को एकत्रित किया जा रहा था, जब ये पूरा चरण चल रहे थे, ठीक है ना, एकीकरण का जब समय था, उस एकीकरण में क्या हुआ था, अलग अलग चरण चले थे, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से एकीकरण हुआ था। तो एकीकरण से इंपॉर्टेंट एक बात मैं बता दूं कि इसके जो चरण थे, टोटल चरण कितने थे? टोटल 7 चरण थे, मतलब 7 भागों में या 7 बार में आप ये समझ सकते हो, 7 अलग अलग बार में कोशिश कर करके पूरे राजस्थान को बनाया गया। टोटल 7 चरण थे, ठीक है। अच्छा, ये कब स्टार्ट हुआ, स्टार्ट का भी पूछ लेते हैं। तो भैया जो स्टार्ट किया गया था ये किया गया था 18 मार्च को। कब किया गया था? 18 मार्च को, ठीक है। और ईयर कौन सा था? 1948, 1948। 18 मार्च 1948 को ये स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये खत्म कब हुआ था, यानी कि इसका जो समापन है वो समापन कब हुआ था? तो भैया जो इसका समापन है वो हुआ था 1 नवंबर को और 1956 को, ठीक है। 1948 से शुरू हुआ, 1956 में ये खत्म हुआ। अच्छा, टाइम कितना लगा, इस पूरा ड्यूरेशन कितना था, 7 चरणों को होने में कितना टाइम लगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो भैया ध्यान रखना कि 8 तो वर्ष लगे थे, 7 लगे थे माह और दिन लगे थे 14। कई जगह आपको ये 14 की जगह 13 भी देखने को मिल जाएगा, तो टेंशन मत लेना। तो याद रखने की ट्रिक याद रखना, 8 + 7 कितने होते हैं? 14 होते हैं। आज के बाद ध्यान रखना, 8 और 7 15 नहीं होते, कितने होते हैं? 14। तो 8 7 14, इस तरह से आप याद रख सकते हो, 8 वर्ष 7 महीने और 14 दिन। अब एनवी गॉडगिल थे जो थे वो इसके उद्घाटन करता थे। इससे रिलेवेंट थोड़ा सा मैं और बता देता हूँ। देखो हुआ क्या था, जब पहली बार जब इसका गठन किया जा रहा था, मतलब एकीकरण जब हो रहा था, तो पहले जो बना था वो बना था मत्स्य संघ। जो मत्स्य संघ था उस मत्स्य संघ को बनाया गया और ये बना था 18 मार्च को, ठीक है ना, 18 मार्च 1948 को। और इस मत्स्य संघ में कौन कौन से जिले या कौन कौन सी रियासतें थी, कौन सी सम्मिलित थी, ये जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम पढ़ लेंगे। अभी सिर्फ ये समझो कि जो मत्स्य संघ था जो 18 मार्च 1948 को गठित हुआ, इसके लिए उद्घाटन के लिए किसको बुलाया? एनवी गॉडगिल को बुलाया गया था। किसको? एनवी गॉडगिल को। अब ये ध्यान रखना, क्यों उद्घाटन के लिए क्यों बुला रहे थे ऐसे बड़े बड़े लोगों को? भाई इसलिए बुला रहे थे, कभी भी देखा हो आपने, जब भी लड़ाई वगैरह होती है या पंचायत वगैरह होती है तो ऐसे बड़े लोगों को बुलाया जाता है जिनकी लोग बातें सुने, ठीक है ना, जिनकी बात माने। तो ये बड़े लोग थे, उद्घाटन के लिए बुलाया ताकि ये थोड़ा समझा बुझा के धीरे धीरे सबको मिला सकें। और इस पूरे एकीकरण का जो श्रेय है वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है। तो ये आए सबसे पहले। दूसरी बार फिर क्या हुआ कि पूर्वी राजस्थान बना। कब बना? फिर बना पूर्वी राजस्थान। जब पूर्वी राजस्थान का गठन हुआ तो वो हुआ था 25 मार्च को, 7 दिन बाद, 1948 को, ठीक है। 25 मार्च को फिर गठन हुआ, दोबारा इनको ही बुला लिया, ठीक है ना। दोबारा क्या हुआ, एनवी जो गॉडगिल थे इन्हीं को बुलाया दोबारा उद्घाटन के लिए। फिर तीसरी बार क्या हुआ था? तीसरी बार आपका है संयुक्त राजस्थान बना। संयुक्त जो राजस्थान बना था उस संयुक्त राजस्थान की जो गठन हुआ था वो हुआ था 18 अप्रैल को, ठीक है ना। अब ये 18 अप्रैल 1948 की बात है, ठीक है। इसके लिए बुलाया गया था चाचा नेहरू को। किसको बुलाया था? चाचा नेहरू को बुलाया गया था। फिर इसके बाद जो गठन हुआ था वो हुआ था वृद्ध राजस्थान का। और ये कब हुआ था? ये हुआ था 30 मार्च को। कब हुआ था? 30 मार्च को। ये इंपॉर्टेंट है, 1949 को। और अब कौन आया था? स्वयं खुद सरदार पटेल आए थे। कौन आए थे? खुद स्वयं सरदार पटेल। और सरदार पटेल आके उन्होंने सबको इतना सुनाया कि अगली बार फिर क्या है कि उद्घाटन के लिए बुलाना ही बंद कर दिया किसी और को। तो ध्यान रखना, उद्घाटन के लिए सिर्फ ये 4 लोग ही आए थे और उसके बाद में उद्घाटन के लिए सबको बुलाना बंद कर दिया था। अब ये डेट इंपॉर्टेंट है, 30 मार्च। क्यों है? क्योंकि इसी डेट को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। राजस्थान दिवस जो है वो 30 मार्च को मनाया जाता है और इसी की याद में मनाया जाता है, क्योंकि ये इस दिन क्या हुआ था? वृद्ध राजस्थान बना था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो याद रखनी, क्योंकि ऑप्शन में नेहरू भी था, सरदार पटेल भी था, तो याद रखना है कि नेहरू कब आए थे, पटेल कब आए थे। स्टार्टिंग के 2 टाइम पे एनवी गॉडगिल ही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, आजादी से पूर्व नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने कौन से थे? भाई ठिकानों की जब भी बात की जाएगी आपसे राजस्थान में तो ठिकाने आपको याद रखने, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये रिपीट होता है ठिकानों का क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान रखना, राजस्थान में 3 ही ठिकाने थे। कौन कौन से? एक तो लावा था, एक कुशलगढ़ था और एक नीबराना था। तो इसका जो आंसर है वो तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब ये इसका क्या मतलब है? नॉन सैल्यूट स्टेट ठिकाने का मतलब क्या? नॉन सैल्यूट का मतलब क्या? नॉन सैल्यूट का मतलब ये देखो, पहले क्या होता था कि पहले रियासतें चलती थी, ठीक है ना, अलग अलग रियासतें होती है, अलग अलग राजा होते थे। आंसर तो इसका डी है।
उनमें क्या होता था, जैसे कोई राजा आया, कोई बहुत बड़ा राजा है, कईयों को क्या 21 तोपों की सलामी दी जाती थी। 21 तोपों की सलामी, जैसे राजा आया 21 तोपों की सलामी मिलेगी भाई। अब क्या है, अंग्रेज खुद ये डिसाइड करते थे कि भाई किसको कितनी तोपों की सलामी देनी है, क्योंकि अंग्रेजों का शासन चल रहा था उस टाइम पे। अब अंग्रेजों ने क्या डिसाइड कर रखा था कि ये जो छोटे मोटे ठिकाने हैं ना, इन ठिकाने वालों को ना तो तोपों की सलामी दी जाएगी और ना कुछ दिया जाएगा, ये ऐसे ही है, छोटे मोटे, इनको ज़्यादा भाव नहीं देना अपने को। तो ये छोटे मोटे ठिकाने ऐसे कौन से थे जिनको ज़्यादा भाव नहीं दिया जा सकता था, तो ये जो थे वो लावा थे, कुशलगढ़ थे, नीमराना थे। अब इनसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ध्यान रखना। जो लावा है, ये लावा कहाँ है, ये लावा पड़ता है जयपुर में। कहाँ पड़ता है, जयपुर में पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे कौन था, शासन कौन कर रहा था उस समय, यहाँ थे वंश प्रदीप सिंह। कौन थे, वंश प्रदीप सिंह थे यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो ठिकाना है वो ठिकाना है आपका कुशलगढ़। कौन सा है, कुशलगढ़। ये जो कुशलगढ़ है, यहाँ पर कौन शासन कर रहा था, यहाँ थे राव हरेंद्र सिंह। कौन थे भाई साहब, राव हरेंद्र सिंह जी थे यहाँ पर, ठीक है। तीसरा जो था अपना वो था नीमराना, ठीक है। नीमराना, नीमराना कहाँ पड़ता है, अलवर में पड़ता है भाई साहब नीमराना। अच्छा, यहाँ पर कौन थे, यहाँ पे थे राव हरेंद्र, नहीं राव हरेंद्र तो हो गया, राव राजेंद्र सिंह। अच्छा, राजेंद्र सिंह कौन, यही है जोहड़ वाले बाबा। कौन है, जोहड़ वाले बाबा। तो इनको जोहड़ वाले बाबा भी कहा जाता है, ध्यान रखना। राव राजेंद्र सिंह जो कि नीमराना अलवर की रियासत के जो शासक थे उनको ही जोहड़ वाले बाबा कहते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछते हैं जोहड़ वाले बाबा कौन थे। अच्छा, कुशलगढ़ कहाँ पे, ये मैंने बताया नहीं। कुशलगढ़ जो पड़ता है ये पड़ता है बांसवाड़ा में। कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में पड़ता है। तो ये चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना कि कौन सा जो है ठिकाना कहाँ पड़ता है और कौन उस समय उस पर शासन कर रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जवालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाली जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है। भाई ये शिलालेख क्या होते हैं ये समझना। शिलालेख का मतलब ये समझ सकते हो, शिला प्लस लेख, यानी ऐसी कोई शिला जिस पर लेख लिखा हुआ हो, यानी कि कोई चीज़ है उसके प्रमाण मिले, ठीक है। शिलाओं पर लेख लिखे हुए होते थे पुराने टाइम पे, तो जो शिलालेख हैं, कहाँ कहाँ शिलालेख मिले और कौन से शिलालेख में क्या लिखा हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे अशोक का शिलालेख सबसे जो फेमस है ना इंडिया में, वो है अशोक के शिलालेख। तो इसी तरीके से राजस्थान में अलग अलग शिलालेख थे, उनसे रिलेवेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपसे शिलालेख के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, तो इस शिलालेख में आमेर का शिलालेख था जहां इन चीजों का मैं जिक्र हुआ, चिरवे का शिलालेख था, बिजोलिया का था, शैणी ऋषि का था। किसका शिलालेख था, तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख है, उनमें इसका जिक्र किया गया था। अच्छा, बिजोलिया से रिलेटेड और भी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद रखनी है, क्या क्या, जैसे बिजोलिया जो शिलालेख है, इस शिलालेख की स्थापना किसने करवाई थी, तो इसके थे जैन शावक लोलाक। जो लोलाक थे इन्होंने इसकी स्थापना करवाई थी। इसके अलावा यहाँ क्या क्या है, यहाँ पर देखो एक तो मंदिर है पुराने प्राचीन पार्श्वनाथ मंदिर है, जैन मंदिर यहाँ पर है। इसके अलावा इसकी ईयर भी आप याद रखना, कब इसकी स्थापना जो है, चट्टान के आसपास की जो स्थापना है, दीवार के आसपास क्या है, वहाँ पर स्थापना से रिलेटेड एक डेट लिखी हुई है। कितनी डेट है, 5 फरवरी 1170, 5 फरवरी 1170 जो डेट है ये वहाँ पर लिखी हुई है। तो ये लगभग ये मान सकते हैं कि वहाँ पर इसी डेट को ये उत्कीर्ण किया गया होगा। इसके अलावा बिजोलिया जो शिलालेख, यहाँ पर जो शिलालेख है इसी को बिजोलिया शिलालेख बोलते हैं। इसके अलावा बिजोलिया एक और कारण है जिसकी वजह से फेमस था। किस वजह से फेमस था भाई, बिजोलिया इसलिए भी फेमस है कि बिजोलिया जो है एक तो है ये भीलवाड़ा जिले में, याद रखना। उसके अलावा ये ऊपरमाल का जो पठार है वहाँ पर स्थित है, तो ऊपरमाल के पठार से भी क्वेश्चन बन सकता है, बिजोलिया कहाँ है ये क्वेश्चन बन सकता है, किसने स्थापना करवाई, वहाँ किसके मंदिर है, कब हुई। इसके अलावा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट एक और बात है कि बिजोलिया भाई साहब इसलिए भी फेमस है क्योंकि यहाँ पर ये किसान आंदोलन हुए थे। जब किसान आंदोलन का टॉपिक आएगा तब आप बिजोलिया आंदोलन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये सारी चीज़ें जो आपको याद रखनी है इससे रिलेट, तो ये PDF आपको मिलेगी, उसमें आप आराम से इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था जिसमें मैंने ठिकानों की बात की थी, कई बार क्या है एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि राजस्थान में क्या है एकमात्र एक चीफ कमिश्नरी प्रांत था, वो चीफ कमिश्नरी प्रांत कौन सा था। तो ध्यान रखना, जो मेरवाड़ा है, मेरवाड़ा अजमेर, वो क्या था, वो चीफ कमिश्नरी प्रांत था। ठिकानों के साथ साथ में ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, तो ध्यान रखना मेरवाड़ा जो है, जो कि अजमेर में पड़ता है, ये चीफ कमिश्नरी प्रांत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और ये क्वेश्चन है कोटडीगी सभ्यता का संबंध रहा है। इस कोटडीगी सभ्यता जो है
इसका संबंध किससे से रहा है ये आपको बताना है। ऑप्शन है हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से, चीन की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, या सुमेरिया की सभ्यता से। कहाँ की सभ्यता? तो ये सभ्यताओं के क्वेश्चन है, ठीक है ना, सभ्यताओं के बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे से पढ़नी सभ्यताएं। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो है ए, हड़प्पा की पूर्व सभ्यता जो है उससे संबंधित है कोट डिगी की सभ्यता। अब ध्यान रखना, कोट डिगी से रिलेटेड क्या याद रखना है आपको कि भाई ये जो है ये पूर्व जो आपकी प्राचीन नदी है सिंधु नदी है उसके पास में स्थित है, और ये जो है ये सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उससे रिलेटेड था, यानी हड़प्पा से रिलेटेड था ये। इसके अलावा ये सिंधु में जो सिंधु नदी है उसके पूर्वी तट पर क्या है, कोट दीजी नाम से इसके नाम पर रखा गया था। तो वहाँ पर कोट दीजी एक जगह थी उसके नाम पर रखा गया है। सिंधु घाटी नदी जो है उसके पास में स्थित है, और इसकी जो खुदाई हुई थी 1955 से 1957 के बीच में हुई थी, ठीक है। ये जो कोट दीजी है ये बेसिकली गुजरात के पास में स्थित है, गुजरात के पास में स्थित है, और इसका जो हिस्सा है वो हिस्सा कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है पाकिस्तान में। इसका हिस्सा जो है वो कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में वर्तमान में, पाकिस्तान में वर्तमान में हिस्सा पड़ता है, लेकिन कुछ हिस्सा अपने गुजरात में भी आता है इसका, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ये नहीं पूछेंगे आपका कहाँ है कहाँ नहीं है, तो मैंने ऐसे ही बता दिया, लेकिन आपसे इतना जरूर पूछेंगे कि कोट डी की सभ्यता किससे स्थित है, इसकी खुदाई कब हुई थी। तो इसकी खुदाई हुई थी 55 से 57 के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चंदेल राज्य में कौन सा क्षेत्र सम्मिलित नहीं था। जो चंदेल राज्य है आपको बताओ, चंदेलों से आपको ये तो पता होगा कि बुंदेलखंड के आसपास इन्होंने राज्य किया था, तो आप ये ऑप्शन तो खैर हटा दोगे कि ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब 3 ऑप्शन आपके पास में बचते हैं। ध्यान रखना कि जो बुंदेलखंड है उसके साथ साथ में इसने जो चंदेल जो थे, चंदेलों ने बुंदेलखंड, जजाबुमुक्ति और महोबा यहाँ पर शासन किया था। एक बरेली था जहाँ पर उन्होंने शासन नहीं किया, तो जो बरेली इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चंदेल जो थे इनसे रिलेटेड आपको याद रखना है कि 831 ईस्वी में इसकी जो स्थापना जो की थी वो किसने की थी, नानक ने की थी, है ना। तो जो नानक था, नानक इसका नाम था, नानक इस तरह से आपको एग्जाम में मिलता है, तो नानक बोलते हैं इसको, इसका नाम क्या है, नानक। तो जो नानक था, नानक नाम का एक व्यक्ति था, उसने क्या किया था, चंदेल वंश की स्थापना की थी। कब की थी, 831 में। इसको क्या है, कुछ उपाधियां भी मिली थी, एक तो नृप की उपाधि मिली थी, एक महीपति की उपाधि मिली थी। महीपति और नृप की उपाधि किसको मिली थी, चंदेल वंश के स्थापक जो थे, संस्थापक जो थे नानक, उनको मिली थी। 831 में चंदेल वंश की क्या हुई थी, स्थापना हुई थी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शावक, अब देखिए सावक पडिक मण सूती चूर्णी, सूत चूर्णी, ये क्या है, ये जो चित्रशैली का बेसिकली पार्ट है। तो अब यहाँ पे ये लिखा हुआ है करेक्ट नाम इसका, ठीक है ना। अब ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये यहाँ पर क्यों लिखा था मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन ये एग्जैक्टली करेक्ट नाम है। जो करेक्ट नाम था वो था शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, ये ग्रंथ था। इस ग्रंथ के बारे में पूछा गया है कि ये ग्रंथ जो है किसके राजकाल में या किसके समय पर ये चित्रित हुआ था, ठीक है ना। ये चित्रकला का बेसिकली पार्ट है, चित्रकला के बारे में बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। तो ये मोकल के समय हुआ था, तेज सिंह के, कुंभा के, या जयदेव के, किसके हुआ था। तो भाई साहब ये बहुत ही ज़्यादा फेमस ग्रंथ है, वो ये हुआ था तेज सिंह के काल में, ठीक है। किसके काल में हुआ था, तेज सिंह के काल में हुआ था। ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है। इससे रिलेटेड और मैं बता दूं कि ये तेज सिंह के काल में हुआ था। अच्छा, ये जो चित्र शैली है, ये शैली कहाँ की थी, ये शैली थी भैया मेवाड़ की। मेवाड़ जो शैली है उस मेवाड़ चित्र शैली का ये हिस्सा है। और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी जो है, इसको 1260 में महाराणा तेज सिंह के काल में इसको जो चित्रकार थे कमल चंद्र, इन्होंने चित्रित किया था। तो अगर आपसे चित्रकार का नाम पूछता है तो कमल चंद्र है, जो राजा था वो तेज सिंह है, ईयर बोले तो 1260 है, और ग्रंथ बोले तो शावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, बहुत ज़्यादा फेमस ग्रंथ था। और जो ओल्डेस्ट चित्र शैली है उनमें मेवाड़ का नाम आता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि किसके काल में हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप याद रख सकते हो तो एक चीज़ और याद रखना कि जो आपकी जो वैज्ञानिक विभाजन है चित्र शैलियों का, ये वैज्ञानिक विभाजन सबसे पहले किसने, ध्यान रखना वैज्ञानिक विभाजन बोल रहा हूँ मैं, जो वैज्ञानिक विभाजन है वो वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था। तो भाई वैज्ञानिक विभाजन जो करने वाले थे वो थे आनंद कुमार, ठीक है ना। आनंद कुमार जो हैं, इस आनंद कुमार स्वामी ने क्या किया था, इसका क्या है विभाजन किया था, वैज्ञानिक विभाजन। कब किया था भैया, एग्जाम में पूछ सकते हैं। तो भैया इसका विभाजन जो है 1916 में किया था आनंद कुमार स्वामी ने। कहाँ किया था, कैसे किया था भाई, पता कैसे चला कि इन्होंने विभाजन कर दिया, कहीं तो लिखा हुआ होगा। तो भैया इनकी जो पुस्तक है उस पुस्तक में लिखा था इन्होंने। कौन सी पुस्तक है पूछ ले तो भैया जो पुस्तक है वो है राजपूताना पेंटिंग्स। राजपूताना पेंटिंग्स है, उस राजपूताना पेंटिंग्स में इन्होंने क्या है जिक्र किया था कि ये जो चित्र शैलियाँ हैं इनके वैज्ञानिक ये पार्ट हैं या ये विभाजन है। कौन कौन से हैं जब डिटेल में बात करेंगे तो सबके बारे में डिटेल में बात की जाएगी, अभी फिलहाल आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी
ठीक है, इंपॉर्टेंट बातें थी जिनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है और होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, कोशिश मैंने की है कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ों को थोड़ा सा समझा पाऊँ। अभी ये जो वीडियो है, ये वीडियो में मैंने कम क्वेश्चंस लिए हैं और अब आपको ये एनालाइज करना, अगर आपने पूरा वीडियो देखा है और अगर आप मेरी ये बात सुन रहे हैं तो आपको कमेंट करके मुझे बताना है कि ये जो वीडियो है, क्या ये वीडियो ठीक है। अगर आपको लगता है कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है, कुछ और चीज़ें डिटेल में और डिस्कस करनी है, या फिर ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ, कम डिटेल में डिस्कस करूँ, मतलब जो भी आपका फीडबैक है एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना कि किस तरह से और करना है, क्योंकि नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं और क्वेश्चंस को इंक्लूड करूँगा। ठीक है ना, अभी केवल मैंने 10 क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया है, आने वाले टाइम पे मैं 20-20 क्वेश्चंस के सेट एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, और आपको क्या स्टडी मटेरियल चाहिए या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप कमेंट के हिसाब से मुझे बता सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ। ठीक है, जो मैंने आपको टास्क दिया था उस टास्क को आपने कंप्लीट किया है तो मेरा फर्ज बनता है, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भी अपना टास्क कंप्लीट करूं और आपको समय पर आपका स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप मेरे ऊपर कृपा बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।